गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज का टॉपिक है आपका वो है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। आप सब साइकोलॉजी के बच्चे हैं तो वो कि आपको लर्निंग जो एक बेसिक टॉपिक है वो उसके बारे में आपको पहले से पता होगा, है ना। तो मुझे एज सच कुछ डेफिनेशन लिखवाना या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सबको पता है कि लर्निंग क्या है। तो जस्ट एक्सप्लेन करिए व्हाट इज द लर्निंग, बताइए, एक्सप्लेन करो लर्निंग। Any activity which enhances or add on our skills. लर्निंग ओके। और Learning is the ability that we acquire through repeated experiences or repeated actions. Through our past experiences or repeated actions. ओके बैठ जाओ। जनरली हम लोग जब लेमैन लैंग्वेज की बात करते हैं तो लर्निंग कहते हैं कि लर्निंग कुछ भी है जिसे आप प्रैक्टिस के थ्रू सीख लेते हैं, ठीक है। और वो आपको कैसे सीखते हैं? ड्यू द प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, ठीक है। ये दोनों ही लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि जब एक्सपीरियंस होता है तो आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के प्रति लर्न की गई बिहेवियर ही उस स्टूडेंट्स के प्रति करते हैं, ठीक है। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर फॉर द ड्यू टू द एक्सपीरियंसेस, ठीक है। फॉर द किसके लिए हम लर्निंग करते हैं? क्यों लर्निंग जरूरी है? फॉर द अडेप्टेशन फॉर द इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग हम लोग लेमैन लैंग्वेज में हमेशा जब भी कोई चीज़ पूछो कि व्हाट इज द लर्निंग, तो लर्निंग सीधे यही आते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लेकिन क्यों करते हैं लर्निंग? बिकॉज अडेप्टेशन। तो यहाँ पे अडेप्टेशन पे फोकस इसलिए है कि अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेशन नहीं कर सकते हैं। अब मान लो आप जॉब कर रहे हो कहीं और उसमें रिक्वायरमेंट है, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप न्यू स्किल्स नहीं सीखोगे जो उस इन्वायरमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, तभी तो आपको वो जॉब ऑफर होगी। तो उस इन्वायरमेंट के लिए पर्टिकुलर आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। तो जो भी हम लर्न करते हैं वो किस लिए करते हैं? चाहे हम अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए। तो मेनली जो लर्निंग है, लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस फॉर अडेप्टेशन ऑफ हिज एंड हर इन्वायरमेंट, ठीक है। जो भी जिसका इन्वायरमेंट है उससे अडेप्टेशन के लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है जो आज का टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो सबसे पहला कराया गया है एक्सपेरिमेंट वो पैवलोव के द्वारा है। और पैवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में, आपको सबको पता है कि पैवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? क्या किया था? फूड से एक्सपेरिमेंट तो सबको पता है, लेकिन उनका मोटो क्या था एक्सपेरिमेंट का? वो क्या दिखाना चाहते थे? डाइजेशन का पहले करना चाहते थे डॉग के। क्या करना चाहते थे? डाइजेशन का कर रहे थे, लेकिन वो इवेंचुअली ऐसा निकल के आया कि डॉग क्या है, सलाइवेट करता है, सीक द फूड। तो ये किसी भी बीइंग को कंडीशन कर सकते हैं स्टिमुलस के थ्रू। वही मैं पूछ रही हूँ। मैंने ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने किससे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया या उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली ये बताता है कि कैसे कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हुआ था कि कंडीशनिंग, इन्होंने सिर्फ कंडीशनिंग वर्ड एक्सप्लोर किया और उसमें क्लासिकल इसलिए लगा क्योंकि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पैवलोव का था जिन्होंने कंडीशनिंग अनुबंधन पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और उस कंडीशनिंग में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से कंडीशनिंग होती है, किसके बीच? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच, ठीक है। जिसको बाद में थॉर्नडाइक ने प्रैक्टिस भी बोला और बाकी चीज़ें भी बाद में निकल के आई, लेकिन सबसे पहले पैवलोव ने ही क्लासिकल कंडीशनिंग पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि कैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग सीखते हैं, कंडीशनिंग होती है। अब इस कंडीशनिंग को दिखाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। एक्सपेरिमेंट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस के साथ जो कुत्ता था वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स करता था। तो उनके एक्सपेरिमेंट में 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सलाइवा। इट मीन्स कि
हम बोलते हैं नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल स्टिमुलस। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है न्यूट्रल। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जितने भी नेचुरल स्टिमुलस हैं वो सभी बिना कंडीशनिंग के रिस्पांस उत्पन्न करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, उनको किसी भी कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि 4 चीज़ें कंडीशनिंग में इम्पॉर्टेंट हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने डॉग में देखा एक्सपेरिमेंट में कि जब उसको अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया जाता है, यानी नेचुरल स्टिमुलस दिया जाता है, तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स करता है। नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो बिना सीखे उत्पन्न होता है। यानी जब भी हम खाना देखेंगे तो हमारे मुंह में सलाइवा आएगा, ठीक है, सलाइवेशन सिक्रेशन होगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि अगर हम इसको कंडीशन कर देते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, तो क्या जो कुत्ता है वो सेम रिस्पॉन्स करेगा? तो उन्होंने क्या किया, फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस के साथ पैचअप कर दिया, रिलेट कर दिया। इट मीन्स जब बैल बसती थी, फिर भोजन आता था, तो फिर उसको सलाइवा सिक्रेशन होता था। स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस ट्रायल्स में उसमें क्या हुआ कि बैल का उसने ध्यान नहीं दिया कुत्ते ने, वो जब भोजन आता था तभी उसका सलाइवा सिक्रेशन होता था। लेकिन उसने देखा कि जब भी खाना आ रहा है तो उसके पहले बैल बज रही है, बैल के साथ खाना आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे बहुत सारे ट्रायल्स में वो कंडीशनिंग सीख गया। उसके बाद उसकी कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा होगी कि जब बैल की आवाज़ आती थी तो वो सलाइवा सिक्रेशन करने लगता था। तो सिर्फ बैल के रिस्पॉन्स पे सलाइवा का सिक्रेशन क्या कहलाया? कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि वो कंडीशनिंग के थ्रू सलाइवा आ रहा है। स्टिमुलस क्या है? बैल। बैल नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। उसके बाद भी वो सलाइवा का सिक्रेशन कर रहा है, यानी कि अब वो कौन सा रिस्पॉन्स कर रहा है? यानी कंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स भी वो कर रहा है, यानी इसकी कंडीशनिंग हो गई है। तो ये इनका बेसिक एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि टाइमिंग, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि जो स्टिमुलस है उसको कैसे दें कि कंडीशनिंग अच्छी हो। तो उन्होंने बहुत सारे टाइप्स बताए, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, एक साइमल्टेनियसली, इस तरह से उन्होंने दिया, एक ट्रेस, हाँ 4 दिया उन्होंने। फॉरवर्ड में क्या था कि पहले बैल आता थी, फिर भोजन आता था, फिर वो सिक्रेशन करता था, ये फॉरवर्ड है। बैकवर्ड में क्या, पहले खाना, बाद में बैल, फिर सिक्रेशन। तो उसमें देखा जो बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है उसमें न्यूट्रल स्टिमुलस का कोई भी रोल नहीं होता है, वो उसकी कंडीशनिंग हो ही नहीं पाती है, ठीक है। और एक है ट्रेस, पहले बैल आ जाएगा, उसके बाद कुछ समय बाद भोजन आएगा, यानी जो बैल है वो सिंगल किस तरह का एक चिन्ह छोड़ रहा है, ट्रेस छोड़ रहा है किसका, कि अब भोजन आने वाला है। और साइमल्टेनियसली में दोनों चीज़ें साथ में, जैसे ही बैल बजेगी वैसे तुरंत खाना आ जाएगा। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा कंडीशनिंग उन्होंने फॉरवर्ड कंडीशनिंग में देखी कि जैसा हम बैल देते हैं फिर हम भोजन देते हैं, उसके बाद कंडीशनिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद उनके जो थ्योरी थी उसमें बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने कराया, जिसमें 3 चीज़ें जो निकल के आई वो थी एक्विजिशन, एक्सटेंशन और दूसरा स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना नई नॉलेज। तो उन्होंने कंडीशनिंग के थ्रू जो कुत्ते ने एक्विजिशन किया इसमें बेल और भोजन के बीच, ठीक है, उसने ये नॉलेज एक्वायर किया, लर्न किया, सीखा, ठीक है। लेकिन अगर उसने बताया कि अगर बार बार सिर्फ घंटी की आवाज़ पे हम उसको भोजन नहीं देते हैं तो कुछ समय बाद जो सीखी हुई अनुक्रिया होती है वो विलुप्त हो जाती है, उसका विलोपन हो जाता है, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको उन्होंने विलोपन की संज्ञा दी कि मान लीजिए बैल बजी, भोजन आया और उसने सलाइवा सिक्रेशन किया और खा लिया, फिर ऐसे ही हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि बैल की आवाज़ पे भी सलाइवा सिक्रेशन कर रहा है लेकिन उसको भोजन नहीं मिला। तो पहले ट्रायल में तो उसने सलाइवा सिक्रेशन किया, तो दूसरे ट्रायल में भी किया, लेकिन धीरे धीरे उसका सलाइवा का सिक्रेशन क्या हुआ, कम हो गया। और एक समय ऐसा आया कि बेल बजने पे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो ये एक तरह का एक्सटेंशन देखा गया। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ भी देखी जिसको उन्होंने कहा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये कब हुआ, जब एक्सटेंशन के बाद वापस से उन्होंने कंडीशन स्टार्ट किया और कंडीशन स्टार्ट नहीं किया, मतलब बेल के बाद वापस से फूड उन्होंने देना स्टार्ट किया। फूड दिया ही नहीं, बेल से ही बेल से
मान लीजिए 50 एक्सपेरिमेंट कराए गए, उसने 35 में या 40 में सलाइवा सिक्रेशन किया, लास्ट में 5 में उसने सलाइवा सिक्रेशन किया ही नहीं, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया कुत्ते को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो अब कोई बेल नहीं, कुछ नहीं, रेस्ट कर दिया गया, ठीक है, विराम दे दिया गया उसको। लेकिन फिर जैसे ही बेल बजा तो फिर उसका सलाइवा सिक्रेशन हुआ। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन। कहीं ना कहीं ये जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है वो कॉग्निशंस के एस्पेक्ट को भी दिखाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्लासिकल कंडीशनिंग में कॉग्निशंस का इफेक्ट देखा गया है, तो जो एक्सपेक्टेशन है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसमें कॉग्निशंस के इफेक्ट को देखा गया है, ठीक है। और कॉग्निटिव पे जो इफेक्ट किया गया है वो ट्यूबलिंग का है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी से देखते हैं, क्योंकि आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अब विराम दिया गया, हो सकता है कि अब मुझे खाना मिले, तो जहाँ आप एक्सपेक्टेशन करते हैं वहाँ आपका कॉग्निशन यूज होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी किस लिए होती है? एक्सपेक्टेशन के कारण होती है। तो ये कहीं ना कहीं कुत्ते के कॉग्निशंस को भी अलर्ट दिखाता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी में उतनी रिकवरी नहीं हो पाती है जितना फर्स्ट टाइम के कंडीशनिंग में सलाइवा सिक्रेशन कुत्ते ने किया होता है, उससे कम होता है। तो जो इसका ग्राफ बनता है वो इस तरह का होता है कुछ। पहले तो इस तरह का होगा, क्योंकि हर बार उसको क्या दिया जा रहा है? फूड बेल के बाद। लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसका सलाइवा सिक्रेशन कम हो जाएगा, खत्म, उसको फूड नहीं दिया गया। लेकिन जो इसके बाद का गैप है, ये गैप हो गया और यहाँ से नया रिस्पॉन्स। अब इसके बाद गैप के बाद मान लो कितने भी मिनट का आपने उसको गैप दिया या 1 घंटे का विराम दिया, उसके बाद जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी वो यहाँ के लेवल में थोड़ी कम होगी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी लेकिन कम होगी। उसके बाद फिर आपने बेल नहीं दिया, उसको खाना नहीं दिया, हाँ, उसके बाद फिर उसका एक्सटेंशन हो गया, फिर वो नहीं करेगा। उसके बाद फिर अगर आप रेस्ट के बाद फिर देंगे तो अब यहाँ से कम करेगा सलाइवा सिक्रेशन, लेकिन सिक्रेशन होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसके बाद आता है हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवलर ने अपने उसमें ये भी देखा कि जो स्टिमुलस है, अगर बेल के थ्रू अगर कंडीशनिंग कराई गई तो उसने सलाइवा का सिक्रेशन किया, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ बेल की आवाज पे करता है कि बेल जैसे सिमिलर स्टिमुलस से भी वो सलाइवा का सिक्रेशन करता है। तो उन्होंने देखा कि अगर बेल की जगह कुछ और आवाजें की गई तो भी कुत्ता सलाइवा का सिक्रेशन करता था। इट मीन्स कि उसने क्या किया? यूएस के एक्सपेक्टेशन के लिए जिससे भी कंडीशनिंग हुई उसकी बेल की, यानी सीएस का जनरलाइजेशन कर दिया, ठीक है। सीएस मतलब कंडीशन स्टिमुलस का उसने जनरलाइजेशन कर दिया, यानी बेल के अलावा भी वो अदर स्टिमुलस के साथ भी सेम रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी देखा भी जाता है और कभी कभी सिखाया भी जाता है कुत्ते को। जैसे कि अगर बेल का आवाज है तो उसको बेल प्लस लाइट, ठीक है, इसके साथ अगर मान लो बेल के अलावा लाइट दी जाती है तो उसका रिस्पॉन्स नहीं करना, यानी कि सीएस क्या है? बदल दिया गया, बेल की जगह क्या दिया गया? लाइट दिया गया। तो सीएस जब चेंज कर दिया गया तो देखा गया कि उसने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, यानी उसने जो सीएस की स्टिमुलस थी, पहले वाले स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस में डिस्क्रिमिनेशन करना वो सीख गया। तो जहां हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन करते हैं वही जो एनिमल है जिसपे क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया कुत्ते ने, वो डिस्क्रिमिनेशन करना भी सीख जाता है कि कौन से सीएस से आने पे उसको खाना मिलेगा और कौन से सीएस के आने पे उसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद उन्होंने इसी दोनों एक्सपेरिमेंट स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन पे एक और स्टडी फाइंड की जिसे बोलते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, ठीक है। तो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या होती है? जो भी हमने आपको बताया, जो सीएस होता है वो यूसीएस का प्ले करता है रोल, और एक और जो अदर न्यूट्रल
जैसे मान लीजिए यूएस हमने पहले दिया तो उसने यूआर किया, उसके बाद हमने यूएस के प्लस सीएस फर्स्ट दिया। फर्स्ट क्या था? बेल, ठीक है, और उसके साथ उसने सीआर वन किया, ठीक है। सीआर वन मतलब फूड के साथ, सॉरी फूड के साथ दे रहे हैं तो ये सीआर ही यूआर ही होगा क्योंकि फूड प्लस है इसके साथ, ठीक है। लेकिन अब हमने फूड हटा दिया, अब हमने सिर्फ वन दिया और उसने सीआर दिया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के बाद हमने C1 को CS2 के साथ प्लस कर दिया, यानी कि C1 क्या था? बेल प्लस लाइट, ठीक। तो अब क्या हुआ? इसके साथ उसने CR का रिस्पॉन्स दिया फर्स्ट, लेकिन स्टूडेंट्स करने के बाद जब हमने देखा तो CS2 के साथ भी वो CR2 रिस्पॉन्स करने लगा, ठीक है। तो जब ये इसके साथ ये रिस्पॉन्स करेगा तो इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर हायर कंडीशनिंग, ठीक है। अब मान लो फिर इसको हम सेकंड CS3 के साथ प्लस कर दिए तो वो थर्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसी तरह जो CS है जब उसमें नेचुरल स्टिमुलस जैसी रिस्पॉन्स पैदा करने की कैपेबिलिटी या क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, ठीक है। अपने में वो न्यूट्रल है लेकिन वो रिस्पॉन्स कैसा करा रहा है? यूएस जैसा या यूएस के रिस्पॉन्स जैसा वो रिस्पॉन्स उत्पन्न करा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग का एप्लीकेशन देखा गया था। उन्होंने बताया कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन पे, तो लिटिल अल्बर्ट का आपने एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उसमें क्या किया गया था? अल्बर्ट ने एक बच्चे को जो रैबिट था, वाइट रैबिट, उसके साथ उसको खेलने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की जो फियर है वो क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा सीखी जा सकती है। अब फियर को क्लासिकल कंडीशनिंग के सीखने के लिए उन्होंने पैवलोव की जो यूएस और इसकी कंडीशनिंग थी उसको अप्लाई किया और अल्बर्ट नाम के लड़के पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उसमें बच्चे को रैबिट के साथ जो खेलता था, पहले तो उसको खेलने के लिए छोड़ दिया गया तो उसके साथ खेलता था, लेकिन उसके बाद जब भी बच्चा उसके पास जाता था रैबिट के साथ तो एक लाउड साउंड प्ले किया जाता, प्रोड्यूस किया जाता था। तो क्या हुआ? तो लाउड साउंड के कारण बच्चा क्या हुआ? डर जाता था, और ये जो फियर था उसका इतना ज़्यादा हो गया था कि वो अदर स्टिमुलस के साथ भी जनरलाइज हो गया था। यानी वाइट रैबिट के अलावा वो वाइट रंग की कोई भी चीज़ें देखता था तो उसको वही फियर महसूस होता था जो वो रैबिट के लिए शो करता था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जो फियर के कंडीशन में किया गया था। उसके बाद आती है हमारी सेकंड कंडीशनिंग या सेकंड थ्योरी, जिसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग यही है। अब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी से निकला है। भले अब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में उसको हम ना यूज़ करते हो, हम स्किनर को यूज़ करते हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का जो एक कहते हैं ना स्टेप, वो थॉर्नडाइक से ही है। थॉर्नडाइक के 3 लॉ हैं, कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक एक्सरसाइज, रेडीनेस, हाँ। तो जो रेडीनेस है और जो इफेक्ट है और जो प्रैक्टिस है, जो ये प्रैक्टिस इफेक्ट है, इसी को उन्होंने एक इफेक्ट का भी उन्होंने दिया, इफेक्ट, रेडीनेस और प्रैक्टिस। तो जो प्रैक्टिस और रेडीनेस है ये तो है, लेकिन जो इनका तीसरा लॉ था इफेक्ट का, उसी के बेस पे ही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की नींव रखी गई। उनका कहना था थॉर्नडाइक का कि हमें किसी भी व्यवहार के कारण जैसा प्रभाव मिलता है, जैसा इफेक्ट होता है, उसी से हम कंडीशनिंग सीखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम वैसा व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसा यानी हमें इफेक्ट मिला, अगर मेरे किसी व्यवहार से मुझे उससे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है या मुझे कुछ उससे बेनिफिट हो रहा है, तो आने वाले रिपीटेशन में भी वो बिहेवियर हम करेंगे, और जिससे हमें दुख की प्राप्ति हो रही है, जिस बिहेवियर करने से हमें दुख का अनुभव हो रहा है या हमें तकलीफ हो रही है, वो बिहेवियर हम अपने फ्यूचर में नहीं करेंगे। तो रेडीनेस और प्रैक्टिस उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ जितना कि थॉर्नडाइक का ये लास्ट इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट इफेक्टिव हुआ, और लॉ ऑफ इफेक्ट के बेस पे ही स्किनर ने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की नींव रखी। उन्होंने भी अपनी कंडीशनिंग में, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था कि पहले स्टिमुलस आता है, बाद में हम रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? क्योंकि स्किनर ने थॉर्नडाइक को बेस माना और उन्होंने बताया कि जैसा हम व्यवहार करेंगे और उसका इफेक्ट डिसाइड करेगा कि वो व्यवहार हम करेंगे कि नहीं। इसलिए स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट में पहले स्टिमुलस नहीं दिया। पहले उन्होंने बिल्ली को बोला कि पहले तुम रिस्पॉन्स करो, बिहेवियर करो,
यानी पिंजरे में जब उनको बंद कर दिया गया तो बिल्ली इधर उधर छटपटाने लगी और उसका लीवर प्रेस हो गया और भोजन गिर गया। तो भोजन गिरना क्या हुआ, इफेक्ट, और वही डिसाइड करेगा कि अब लीवर वो प्रेस करेगी कि नहीं करेगी। तो एक बार गलती से लीवर प्रेस हुआ तो बार बार फिर वही वो वैसे ही मूवमेंट करने लगी, वही व्यवहार करने लगी। और एक समय ये आया कि जब बिल्ली को खाना चाहिए होता था, बिल्ली प्रेस करती थी लीवर और खाना आ जाता था। ठीक है, तो जो लॉ और इफेक्ट है वही बेस है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का। उसके बाद स्किनर ने आगे बढ़े तो स्किनर ने इसमें रीइंफोर्समेंट की चीज़ों को इम्पोर्टेंट बताया कि कंडीशनिंग के लिए रीइंफोर्समेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टिमुलस के व्यवहार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, व्यवहार तो सीख गए लेकिन व्यवहार को इंक्रीज करने में रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल है। और रीइंफोर्समेंट में उन्होंने 2 टाइप के रीइंफोर्समेंट बताए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक एग्जांपल दे दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव का। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे कि किसी अच्छे काम, आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे उस जो आपकी एक्टिविटी है उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हम एक मिनट सोचने हो जाते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम जिस एक्टिविटी बढ़ाते हैं बट हम जो जैसे अगर कोई बच्चा टीवी नहीं देख मतलब होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग स्कोल्ड करके या आइसोलेट करके रीइंफोर्स कर रहे हैं बट बिहेवियर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जिस सिचुएशन में वो गुजर रहा है उस सिचुएशन से उसको निकालना, वो होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। चलो, हाँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक चार्ट बनाए। ठीक है, जब भी पॉजिटिव और पनिशमेंट की बात हो, ठीक है, उन्होंने स्किनर ने अपने थ्योरी में क्या किया, एक रीइंफोर्समेंट रखा कि जो भी सीखी हुई व्यवहार है आप चाहते हैं कि आप जिस पे भी वो कर रहे हैं वो बच्चा जो भी है वो भविष्य में वो व्यवहार करे। तो अगर आपको उसके व्यवहार की प्रवृत्ति को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, रीइंफोर्समेंट, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। इट मीन्स कि रीइंफोर्समेंट का क्या वर्क है, किसी भी व्यवहार की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज जब भी कराना होगा कोई बिहेवियर तो हम क्या देंगे, रीइंफोर्समेंट। अब कैसे देते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पॉजिटिव वे में दे रहे हैं कि नेगेटिव वे में दे रहे हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यवहार भविष्य में रिपीट ना हो तो उसके लिए आप पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, तो पनिशमेंट का काम है कि कोई भी व्यवहार को सप्रेस करना, दबा देना, और रीइंफोर्समेंट का काम है किसी भी व्यवहार को बढ़ाने का। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए हमेशा रीइंफोर्समेंट और घटाने के लिए हमेशा पनिशमेंट। और रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों ही व्यवहार को बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल के लिए पहले हम चार्ट बना लेते हैं। जब भी आपको इसके बारे में फटाक से रिस्पॉन्स करना हो तो ये चार्ट अपने दिमाग में खोल के रखना है। ये दिखाता है प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस और ये दिखाता है रिमूव स्टिमुलस। ठीक है, ये दिखाएगा इंक्रीज बिहेवियर, ये बताएगा डिक्रीज बिहेवियर। अगर स्टिमुलस प्रेजेंट है और बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर स्टिमुलस प्रेजेंट है और बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम किसी बच्चे को उसके चाहते हैं कि वो भविष्य में अच्छा कार्य करता रहे तो हर उसके अच्छे कार्य पे उसको स्टिमुलस देना, उसको
मुंह से भी अच्छा शाबाशी दे देना या पैसे दे देना, कुछ भी आप उसको गिफ्ट के तौर पर उसको हर बार उसके उस बिहेवियर को रिवार्ड कर रहे हैं। जितने बार वो बिहेवियर कर रहा है स्टिमुलस प्रेजेंट है, रिवार्ड प्रेजेंट है। रिवार्ड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट है तो वो है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। रिमूव स्टिमुलस और इंक्रीज बिहेवियर, इसे बोलेंगे निगेटिव रिइंफोर्समेंट। निगेटिव रिइंफोर्समेंट यानी कि अब आपको क्या करना है, जो रिवॉर्ड आपने उसको दिया था, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगी तो आज के इवनिंग टाइम में पास्ता कैंसिल। तो अब आपने उसका स्टिमुलस रिमूव कर दिया, पास्ता कैंसिल कर दिया, या जो भी उसकी मनपसंद की चीज़ थी आपने उसको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रिवॉर्ड उसको तभी मिलेगा जब वो अपने बिहेवियर इंक्रीज करेगी। कौन सा बिहेवियर? या तो होमवर्क करने का बिहेवियर, या अपना कमरा साफ करने का बिहेवियर, या कोई भी अच्छी हैबिट आप जो सिखा रहे हो उसको, वो बिहेवियर इंक्रीज होगा, ठीक है, तभी वो स्टिमुलस उसको वापस मिलेगा। तो जब आप स्टिमुलस को उससे रिमूव कर दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये स्टिमुलस तभी मिलेगा जब तुम ये व्यवहार करोगे, तो उसको बोलेंगे निगेटिव रिइंफोर्समेंट। बात समझ में आई? पॉजिटिव और निगेटिव क्लियर हो गया। स्टिमुलस प्रेजेंट है, व्यवहार इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव। स्टिमुलस वापस ले लिया और बोल रहे करोगी तब देंगे, तो वो व्यवहार करेगी तो तब भी वो व्यवहार इंक्रीज होगा। गाली बच्चा नहीं दे रहा है, गाली मतलब दे रहा है, आप बोल रहे हैं कि गाली मत दो, तो ये तो पनिशमेंट में आ जाएगा, सॉरी। तो आपका व्यवहार इंक्रीज कराना है। तो अगर आपको कोई भी अच्छी हैबिट, उसको ये अच्छी हैबिट के लिए है और बैड हैबिट के लिए पनिशमेंट देता है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपको किसी व्यवहार को इंक्रीज कराना है तो आप रिइंफोर्समेंट देंगे, और डिक्रीज कराना है, जैसे गाली बच्चा दे रहा है या कोई मार पिटाई कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके लिए आप रिइंफोर्समेंट नहीं देंगे, उसके लिए आप पनिशमेंट देंगे, क्योंकि वो व्यवहार आपको क्या कराना है, कम कराना है, बढ़ाना नहीं। जहाँ बढ़ाने की बात होगी वहाँ आप रिइंफोर्समेंट देंगे, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव दे रहे हैं तो उसका अच्छा व्यवहार करने पर आप देंगे, और अगर वो व्यवहार जो आप चाह रहे हैं वो करे और वो नहीं कर रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आप रिइंफोर्समेंट वापस भी कर सकते हैं। तो वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब बात आती है डिक्रीज बिहेवियर, इट मींस पनिशमेंट की। अगर स्टिमुलस प्रेजेंट है और व्यवहार डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। यानी स्टिमुलस प्रेजेंट रहना चाहिए और व्यवहार डिक्रीज होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। कोई एग्जांपल? रेड लाइट जलने पे सब अपनी बाइक रोक लेते हैं, स्टिमुलस प्रेजेंट है और आपको आगे नहीं बढ़ना है, रिस्पॉन्स नहीं करना है, ट्रैफिक लग गई है, आपको रुक जाना है, ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट। स्टिमुलस प्रेजेंट है, आपको व्यवहार नहीं करना है, आप क्रॉस करके नहीं जा सकते, ठीक है। अब कोई क्रॉस करके चला गया, ये भी गलत है, ये भी व्यवहार गलत है कि आपको स्टिमुलस दिया जा रहा है और आप तब भी क्रॉस करके जा रहे हैं। तब इसमें आप क्या करेंगे कि हम जो स्टिमुलस है उसको रिमूव कर देंगे। इट मीन्स कि अब हम उसकी गाड़ी छीन लेंगे उससे और कहोगे चालान भरोगे और नेक्स्ट टाइम से नहीं करोगे तब ये गाड़ी तुमको वापस मिलेगी। इस मीन्स की रिमूव ऑफ द स्टिमुलस और डिक्रीज बिहेवियर, निगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, बात समझ में आई? आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, आपकी बाइक स्कूटी जब्त कर ली गई, क्या कर ली गई, रिमूव स्टिमुलस कर लिया गया, और आपको उसके लिए क्या किया गया कि आगे से आपको व्यवहार नहीं करना है। तो आपको जो भी, जैसे अभी लोग अगर अशब्द बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं गलत, तो उनका जो परम चक्रवीर दिया जाता है या जो भी अवार्ड दिया जाता है सरकार वो वापस ले लेती है। तो क्या है ये, निगेटिव, कि आपको वो व्यवहार आगे से नहीं करना है, आपको अपने इंडिया के लिए कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना है, कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो जो भी आपको सम्मान दिया गया है वो वापस लिया जाएगा। ठीक है, तो वो है निगेटिव पनिशमेंट। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव में क्या रहेगा कि आप उसको देंगे, जैसे किसी को चाटा लगा देना, स्टिमुलस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या, चाटा लगाना, तो स्टिमुलस प्रेजेंट है और व्यवहार डिक्रीज हो गया, आगे से बच्चा वो काम नहीं करेगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट। यही है हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का ब्रीफ। अब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में भी स्टिमुलस जनरलाइजेशन,
स्टूमुलर डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये सब भी होती है, लेकिन इसके लिए शेड्यूल ऑफ रिस्पॉन्स दिया गया है। ठीक है, कि आप कोई अनुक्रिया जो सिखा रहे हैं उसमें आप किस तरीके से सिखा रहे हैं, डिफरेंट इंटरवल्स में सिखा रहे हैं या फिक्स्ड इंटरवल में सिखा रहे हैं या वेरिएबल रेशियो में सिखा रहे हैं या फिक्स्ड वेरिएबल में सिखा रहे हैं। अब इस पर डिपेंड करेगा कि आप किसी चीज़ को कितना एक्सटेंशन करते हैं, कितना भूलते हैं कोई व्यवहार, कितना आप उस बिहेवियर को जनरलाइज करते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो जो भी है प्रभाव वो हमारा सबके साथ होता है। अगर जो सिमिलर स्टिमुलस है, जैसे एक टीचर के लिए आपने विश किया तो उन्होंने आपको प्राइड किया कि मुझे रोड विश करती, आपकी तारीफ की गई, तो आप वही सिमिलर टीचर्स के साथ भी करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, बिहेवियर को स्टिमुलस जनरलाइजेशन, क्योंकि आपने जो बिहेवियर किया उससे आपको क्या मिला, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिला। तो जो सिमिलर स्टिमुलस भी है तो आपको लगेगा कि इस स्टिमुलस के साथ भी हम ये बिहेवियर करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस सिमिलैरिटी या जनरलाइजेशन। तो आपने वही रिवार्ड, बच्चे ने अच्छा एक मैम को गुड मॉर्निंग बोला तो जितनी मैम बोलेगी सबको वो गुड मॉर्निंग बोलेगा, तो उसको सबसे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसका स्टिमुलस जनरलाइज हो गया। डिस्क्रिमिनेशन, बच्चा अपने रिस्पॉन्स से डिस्क्रिमिनेट करने भी सीखता है। ठीक है, कि किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। अब टीचर को आप बोलना है और अपने क्लासमेट को तुम बोलना है, तो किस स्टिमुलस के साथ क्या रिस्पॉन्स करना है ये भी बच्चा स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट से ही सीखता है। अब किसी दिन क्लास में मैम को तुम बोल दिया, मैंने हमने उसकी क्लास ले ली, अच्छे से उसको समझाया, तो उसको क्या दिया, पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट में अगर उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया, मान लो उसको डांटा, तो स्टिमुलस प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव पनिशमेंट बोलेंगे। ठीक है, और अगर मैम ने बोला कि अगर तुम मुझे फिर से तुम बोले तो ये जो तुम्हारी नोट्स कॉपी मैं वापस ले लूँगी, मैं दूंगी नहीं घर के लिए, तो ये निगेटिव पनिशमेंट। ठीक, तो क्या रिइंफोर्समेंट और क्या पनिशमेंट आपको मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि स्टिमुलस का जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो। तो बच्चा सीख जाएगा, अच्छा मैम को आप बोलना है, फ्रेंड को तो ये तुम बोले तो उसने तो कुछ नहीं किया, अच्छा फ्रेंड को तुम भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद इसमें भी एक्सटेंशन होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस शेड्यूल से कोई बिहेवियर सीखा है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट की आपकी लेक्चर एक अलग से है, लेकिन तब भी मैं ब्रीफ कर दे रही हूँ कि जो रेशियो है दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्शियल रिइंफोर्समेंट, दूसरा होता है कंटिन्यू रिइंफोर्समेंट। कंटिन्यू रिइंफोर्समेंट में आप कंटिन्यू रिइंफोर्समेंट उसको देते रहते हैं। पार्शियल रिइंफोर्समेंट में दो तरह के हैं, चार तरह के हैं, मतलब फिर फिलहाल दो तरह के, एक इंटरवल एक रेशियो। इंटरवल में भी दो है, एक वेरिएबल एक फिक्स, और रेशियो में भी दो है, एक वेरिएबल एक फिक्स। तो अब इस पर डिपेंड करेगा कि आपका एक्सटेंशन कितना होगा, कोई सीखी हुई आप रिस्पॉन्स वो कितना आप भूलते हैं, आपको पर्टिकुलर रिइंफोर्समेंट ना दिया जाए तो। हाँ, तो इसमें लिखा गया कि अगर हम पार्शियली शेड्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर हम उससे करते हैं तो उससे एक्सटेंशन कम होता है। पार्शियल में भी कौन, रेशियो, रेशियो में भी कौन, फिक्स रेशियो। तो उससे एक्सटेंशन जो होता है वो कम होता है। और सबसे हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्स किसमें होता है, वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल रेशियो। ठीक है, ये हम दोनों होते हैं इस तरह से। तो ये रेशियो है, उसको आप देख लीजिएगा शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट। तो आज के लिए कंडीशन कितनी है, मैंने सफिशिएंट है कंडीशन, इसके बाद कुछ भी